गो, लेट्स गो। अच्छा, तो गाइज आज का क्लास में बहुत दिन हो गया, मतलब रिलेशन फंक्शन को छोड़े छोड़े हुए शायद 4 6 7 दिन हो गया रिलेशन फंक्शन नहीं किए हैं। तो बेशक आप भूल ही गए होंगे। तो आज हम मतलब फंक्शन, रिलेशन फंक्शन और बेटे जो 4 तरह के रिलेशन पढ़े थे उनको खाली ब्रीफली 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 रिकॉल करके फिर आगे वन वन, और फिर अगर टाइम होगा तो ऑन टू भी देख लेंगे, ठीक है, टाइम अगर होगा तो। अच्छा, तो पहले बेटे लेकिन आज के क्लास में पूरा ब्रीफ पे रिकॉल होगा, लेकिन क्योंकि आप भूल गए होंगे, है ना। अच्छा, पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन बेटा रिलेशन से। बेटा रिलेशन 2 तरह के हम देखे थे। एक तरह की रिलेशन क्या होता है ना, एक सेट ए से एक डिफरेंट सेट बी तक डिफाइन होता है ना, एक सेट ए से एक डिफरेंट सेट बी तक डिफाइन होता है। मतलब ए बी दो अलग अलग सेट है एंड सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करवाया जाता है। दूसरा तरह का रिलेशन क्या होता है, सेट ए से वही सेट ए तक डिफाइंड होता है। जैसे कि जिसको हम और क्या बोलते हैं ना, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए या फिर इन सेट ए बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनको आपस में रिलेट करवाते हैं। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो अलग अलग फैमिली है, एक फैमिली 1 और एक फैमिली 2 है, दो अलग अलग फैमिली हैं एंड फैमिली 1 के मेंबर्स को फैमिली 2 के मेंबर्स के साथ रिलेट करवाया जाता है। ये पहला वाला तरह का रिलेशन। और यहाँ पर क्या है बेटे, एक ही फैमिली बस है, एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली, और उसी फैमिली के अंदर के लोगों को आपस में रिलेट करवाते हैं, है ना। तो ये 2 तरह के रिलेशन पढ़े थे। और ये जो दूसरा तरह का रिलेशन, इसका 4 टाइप देखे थे। इसका 4 टाइप, क्या वो 4 टाइप थे, एक था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। और एक भी टाइप है आइडेंटिटी, जो कि इसके बाद में डिस्कस करें। तो ये जो रिलेशन जो कि एक पर्टिकुलर सिंगल सेट के ऊपर डिफाइंड होता है, मतलब सेट से वही सेट तक डिफाइंड होने वाला है जो रिलेशन, इसका ये 4 टाइप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है ना, ये रिलेशन सेट ए के ऊपर डिफाइन हुआ है, तो सेट ए के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले जाते हैं, मानो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सपोज एक रिलेशन में R1 लिखा हूं 11 22 33 12 1। तो ये रिलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो, ये रिलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो, एक सेकेंड, ज्वाइन कर रहा है और मान, ओके, ठीक है। तो ये सेट ए है और ये जो रिलेशन R1 है दैट इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करवा रहे हैं। और बेटा अगर ये रिलेशन के अंदर देखो, आपको पता चलेगा सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो रहे हैं। बेटा 1 अपने साथ रिलेटेड हो रहा है, 2 भी अपने साथ रिलेटेड हो रहा है, 3 भी अपने साथ रिलेटेड हो रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बीइंग रिलेटेड टू इटसेल्फ। फॉर दैट रीजन इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बुलाता है, अगर बेटे सेट के अंदर के एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अगर बेटे 1 1 2 2 होता, 3 3 नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं बोलते, क्योंकि सारे एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होने चाहिए। अच्छा, ये था रिफ्लेक्सिव का बात। सिमेट्रिक को याद होगा, मानो रिलेशन R2 में लिख रहा हूं 11 12 21 13 31। ये जो रिलेशन R2 है ये भी सेट ए के ऊपर ही डिफाइंड हुआ है, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करवा रहे हैं। और अगर बेटे रिलेशन के अंदर गौर करके देखो, इस रिलेशन के अंदर
अगर बेटे आपको XY नाम का ऑर्डर पेयर दिख गया तो बेटे इसके अंदर उसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी जरूर है, चेक कर लो। Y, X भी इसके अंदर जरूर मौजूद है। 1 1 उसका उल्टा 1 1 है इसके अंदर। 1 2 उसका उल्टा 2 1 है इसके अंदर। 2 1 उसका उल्टा 1 2 है इसके अंदर। 1 3 उसका उल्टा 3 1 है इसके अंदर। 3 1 उसका उल्टा 1 3 है इसके अंदर। तो सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या होता है ना, आपको सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर मौजूद है उनका उल्टे वाले ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर कंपल्सरीली मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा एक भी ऑर्डर पेयर आपको दिख गया जिसका उल्टा नहीं है, एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर दिख गया जिसका उल्टा नहीं है, तो हम उसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। सारे ऑर्डर पेयर के उल्टे वाले ऑर्डर पेयर भी होने चाहिए। एम्प्टी रिलेशन, जिसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो इसको सिमेट्रिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या आंसर होगा? ये सर बोलेंगे। Yes, sir. It's a symmetric. ये सिमेट्रिक। मंदिर वाला एग्जांपल। यस, क्योंकि बेटे ऑर्डर पेयर होगा तो चेक करोगे उसका ऑर्डर पेयर उसका उल्टा है कि नहीं, और जब ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो पप्पू पास हो गया। मेरा बात समझ रहे हो ना? ऑटोमेटिकली ये सिटी सिमेट्रिक। कुछ ऐसा है जैसे इसका पहले वाला क्या हुआ था बेटे, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया। बेटे बोर्ड एग्जाम अगर होता तो भाई पास की फिर चेक करते ना, अभी बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं तो ऑटोमेटिकली सबके सब पास। समझ रहे हो ना? तो ऑर्डर पेयर Yes, अगर sir. होता तो चेक करो उसका उल्टा है कि नहीं, और अगर ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो पास। ये सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव रिकॉल कर लेते हैं। बेटे अच्छा लग रहा है, बड़ा स्क्रीन में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा होगा नहीं? अच्छा, ट्रांजिटिव ये सर। रिकॉल कर लेते हैं। वही सेट ए में ले रहा हूँ 1 2 3, और एक रिलेशन R4 उसके ऊपर बना रहा हूँ, मानो R5 बना रहा हूँ, ऑलरेडी R4 तक ले चुके हैं। 1 2 2 1 1 1 2 3 1 3। अब ये रिलेशन के अंदर आप जहां के देखो, ये रिलेशन भी सेट ए के ऊपर डिफाइन हुआ है, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करवाया जा रहा है। 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 1 के साथ रिलेटेड है, 1 1 के साथ रिलेटेड है, बस काम। अब ये रिलेशन के अंदर अगर बेटे आप झांक के देखो तो इसके अंदर बेटे अगर आपको ऐसे दो ऑर्डर पेयर नजर आते हैं, XY YZ, ऐसे अगर दो ऑर्डर पेयर नजर आते हैं जिनमें कि एक ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर एंड दूसरा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर बराबर हो, ऐसा अगर दो ऑर्डर पेयर नजर आते हैं तो इसके अंदर XZ नाम का ऑर्डर पेयर भी जरूर मौजूद है। चेक कर लो बेटे। 1 2 है, 2 1 है बेटे। इन दोनों ऑर्डर पेयर का खासियत देखो बेटे, एक का सेकंड मेंबर दूसरा का फर्स्ट मेंबर इक्वल है। समझ रहे हो ना? अच्छा, और एक भी जोड़ देते हैं भाई, 2 2 भी जोड़ देते हैं, 2 2 भी जोड़ देते हैं। हाँ देखो भाई, 1 2 2 1, इन दोनों में देखो बेटे एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर का बराबर है, तो बेटे इसके अंदर क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, है कि नहीं? 1 1। यस। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटे 2 1 है, 1 1 है, ये दोनों ऑर्डर पेयर में देखो बेटे एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल है, तो बेटे क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए, 2 1. है कि नहीं? 2 1। अच्छा, ये दोनों ऑर्डर पेयर को देखो, ये दोनों ऑर्डर पेयर को देखो, इसमें इसका सेकंड मेंबर एंड इसका फर्स्ट मेंबर इक्वल है, देख रहे हो ना? ये अगर उल्टा करके दे लिखो तो पता चल जाएगा, उल्टा करके कर लिखो। 2 1 पहले लिखता हूँ, उसके बाद 1 2 लिखता हूँ, आप देख रहा है एक का सेकंड और दूसरा फर्स्ट नंबर इक्वल है, तो क्या होना चाहिए? 2 2 होना 2. चाहिए, है कि नहीं है? 2 2 2 2 है कि नहीं है? ये सर। अच्छा 1 2 2 3, 1 2 2 3 बेटा, एक का 1 3. सेकंड 1 3 One होना three. चाहिए,
1 3 है कि नहीं है। अच्छा और क्या देखो जरा बेटे, ये देखो 2 2 सर 2 1 1 3 2 3 होगा। 2 1 1 यस 2 1 1 3 देखो एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट बराबर है, तो इसमें क्या होना चाहिए 2 3 होना चाहिए है। 2 2 2 3 बेटे 2 2 में सेकंड नंबर 2 3 में फर्स्ट नंबर इक्वल है, तो इसमें क्या होना चाहिए 2 3 होना चाहिए जो कि है। अच्छा और कोई ऑर्डर पेयर नजर आ रहा है ऐसे दो जिसका एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल हो, या फिर सारे चेक कर दिए। देखो इन दोनों देखो कैसे चेक करोगे, सुनो भाई मैं बताता हूँ ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक रैंडमली चेक करोगे तो आप मिस भी कर सकते हो, तो रैंडमली चेक नहीं करते, क्या करोगे देखो इसको इसके साथ चेक करो, इसके साथ चेक करो, इसके साथ चेक करो, इसके साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ चेक करो, इसके साथ चेक, अपने अलावा बाकियों के साथ चेक कर लो, मेरा बात समझ रहे हो ना, इसका इसके से इसके साथ, इसको इसके इसके अरे समझ रहे हो ना, अपने अलावा बाकी सबके साथ रिलेट चेक कर लो, ठीक है ना, आप चेक कर लो 1 2 के साथ और कोई ऑर्डर पेयर है क्या बेटे, 1 2 में सेकंड नंबर 2 है तो फर्स्ट नंबर 2 लेके और कोई कौन कौन ऑर्डर पेयर है चेक कर लो, 2 1 2 2 देख रहे हो ना, दोबारा सुन लो 1 2 ऑर्डर पेयर में सेकंड नंबर क्या है 2, ठीक है। अभी 2 को फर्स्ट मेंबर लेके क्या क्या ऑर्डर पेयर है चेक कर लो, एक है 2 1, एक है 2 2, सॉरी 2 3 और एक है 2 2 है ना, तो इनको देख लो 1 2 है 2 1 है 1 1 होना चाहिए, 1 2 है 2 3 है 1 3 होना चाहिए, 1 2 है 2 2 है 1 2 होना चाहिए, 1 2 को लेके सब हो गया। अभी यस 2 सर। अभी 2 1 पे आते हैं, भाई खुद को छोड़ के बाकियों के साथ चेक कर लो, 2 1 देखो बेटे 2 1 का फर्स्ट 2 1 का सेकंड नंबर क्या है बेटे, 2 1 का सेकंड 1 नंबर 1, तो ढूंढो ऐसे ऑर्डर पेयर जिनका फर्स्ट मेंबर 1 हो, ये देखो 2 1 1 2 देख रहे हो ना आप, तो 2 1 1 2 रॉफ में लिख लेता 2 हूँ 2 2 1 1 2, तो क्या होना चाहिए 2 2 होना चाहिए है कि नहीं है, ये यस है। सर। अच्छा तो 1 को फर्स्ट नंबर लेके और कौन है, ये 1 1 है, 2 1 1 1 2 1 1 1, तो क्या होना चाहिए 2 1 होना चाहिए। अच्छा 1 को फर्स्ट नंबर लेके और कौन है 1 3 है, 2 2 1 1 3, तो क्या होना चाहिए 2 3 2 होना 3 चाहिए। और कोई दिख रहा है क्या ऑर्डर पेयर जिसमें कि पहला मेंबर मतलब 1 होना चाहिए, पहला मेंबर 1 हो गया ना, सारे के सारे नो ये हो सर। गया ये हो गया ये हो गया, सब तो हो गए। अच्छा अभी इसको देखो, इसका सेकंड मेंबर क्या है बेटे 1, सेकंड नंबर 1, अभी सेकंड नंबर 1 है तो फर्स्ट नंबर 1 रख के कौन कौन ऑर्डर पेयर है चेक कर लो, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, एक ये है ना, फर्स्ट नंबर को 1 लेके 1 सर 1 वो तो है, 1 के साथ, जो 2 1 था उसमें 1 के साथ तो हो गया, उसको तो चेक करना जरूरत नहीं है। जरूरत है ना, अरे जरूरत है, जरूरत है, क्योंकि देखो बेटा अगर 1 2 2 1 ऐसे लिखे हो ना, इसमें 1 1 होना जरूरी है, अगर ऐसा देखो, अगर इनको उल्टा करके लिख दूं ना 2 1 1 2, तो आपको दिख जाना चाहिए कि 2 2 भी होना जरूरी है, मेरा बात समझ रहे हो ना, यस सर। मेरा बात, Yes, sir. तो खुद को छोड़ के बाकियों में चेक कर दो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिस कर जाओगे अगर रैंडमली चेक करते हो तो, ठीक है। तो अच्छा ओझा तेरा डाउट क्लियर हुआ, ओझा का डाउट सब समझे, ओझा का डाउट सब समझे कि सर हमने 1 2 2 1 को चेक कर लिए थे, सर फिर से 2 1 1 2 को क्यों चेक कर रहे हैं, पता चला क्यों चेक किया, पता चला क्यों यस चेक सर। किया, यस। अच्छा तो 1 1 का हो गया भाई, 2 3 का सेकंड नंबर कौन है 3, 3 अच्छा फर्स्ट मेंबर 3 लेके कोई भी ऑर्डर पर दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो छोड़ दो उसको। अच्छा दूसरा ये 1 3, इसका सेकंड नंबर क्या है 3, फर्स्ट नंबर 3 लेके कोई ऑर्डर पर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, नो छोड़ो। सर। 2 2, इसका सेकंड नंबर 2 है, बेटे फर्स्ट नंबर 2 लेके कौन कौन ऑर्डर पर है 2 2 1 1 2 3 2 3, चलो करते हैं, तो इसका मतलब 2 2 के साथ 2 1 को देखेंगे,
फिर टू टू के साथ बेटे सब रॉक में करोगे, टू थ्री को देखोगे। अच्छा टू टू है, टू वन है, तो क्या होना चाहिए? टू टू वन वन होना चाहिए, जो कि है। टू टू है, टू थ्री है, क्या होना चाहिए? टू थ्री जो कि है। एवरीबॉडी गेट इट? देयरफॉर Yes, दिस sir. इज ट्रांजिटिव। तो इसके अंदर बेटे एक्स वाई वाई जेड नाम का कोई भी ऑर्डर पेयर है, तो एक्स जेड नाम के ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर मौजूद हो रहा है। अच्छा और एक क्वेश्चन करें, और एक करते हैं इसको लेके, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। मैं एक ले जाता हूँ R6 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2, ठीक है। और एक ले जाते हैं 1 3। ये देखो भाई, जो नहीं समझ पाए देख लो इधर, पूरा प्रोसीज्योर से करेंगे। ट्रांजिटिव चेक करना है, पूरा प्रोसीज्योर से करेंगे। समझ में आ रहा है ना? प्रोसीज्योर से Yes, sir. बिगिनिंग से करते जाएंगे। पहले वन वन ऑर्डर पेयर, वन वन ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर क्या है? वन वन। बेटे वन को फर्स्ट नंबर रख के कौन ऑर्डर पेयर आपको नजर आ रहा है? वन टू वन थ्री 1 2 1 3, तो लिख लो 1 1 1 2 1 1 1 3। अच्छा 1 1 है, 1 2 है, 1 2 होना चाहिए, है ऑलरेडी। यस 1 1 है, 1 3 है, 1 3 होना चाहिए, है ऑलरेडी। अच्छा टू वन का सेकंड नंबर कौन है? वन। तो वन को फर्स्ट नंबर रख के टू वन, उसका सेकंड नंबर वन है, उसको वन को फर्स्ट नंबर रख के ये एक है, और वन को फर्स्ट नंबर रख के ये भी वन एक टू है, एंड वन थ्री और एक है ये है। तो बेटे टू वन है, वन वन है, क्या होना चाहिए? टू वन होना चाहिए। टू वन है, वन टू है, क्या होना चाहिए? टू टू है क्या टू टू इसमें? नो सर नहीं है, तो दे आर फॉर नॉट ट्रांजिटिव। अरे मेरे बात समझ रहे हो? टू वन वन यस टू सर बिलोंग टू R6, but 2 2 does not belong to R6, therefore एक भी अगर आप ऐसा इंस्टेंस दिखा देते हो तो नॉट ट्रांजिटिव। तो मेरे भाइयों बहनों, पूरा एक एक करके चेक करोगे, सारे ऑर्डर पेयर को चेक करोगे, खुद को छोड़ के बाकी के साथ चेक कर लोगे। भाई कॉन्फिडेंटली बोल दो समझ में आ गया, मैं तो आगे चला जाऊंगा। यस सर Yes, sir. ओके। अब बेटे एक ऑर्डर पेयर लेते हैं, एक रिलेशन लेते हैं R7 1 2 1 3। ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई ट्रांजिटिव होने के लिए आपको देखना होगा कि अगर एक्स वाई वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए। क्या इसमें एक्स वाई वाई जेड नाम के दो ऑर्डर पेयर है, जिसमें एक का सेकंड नंबर दूसरा का? बेटे देखो, वन टू, वन टू का सेकंड मेंबर कौन है? टू। टू क्या टू को फर्स्ट मेंबर रख के कोई ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है क्या उसके अंदर? नो सर No, sir. वन थ्री में सेकंड मेंबर कौन है? थ्री क्या थ्री को फर्स्ट मेंबर रख के कोई ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। नो सर तो एक्स वाई वाई जेड जैसा कोई दो ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो पप्पू पास हो गया। अरे मेरे बात समझ रहे हो ना? ये यू गेट इट? Yes, sir. आगे चलते हैं। यस सर। अब बेटे इक्विवेलेंस क्या होता है? अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं भाई? इक्विवेलेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंस बोल देते हैं ना, इक्विवेलेंस बोल देते हैं। अब और एक आता है बेटा आइडेंटिटी रिकॉल कर लेते हैं। बेटे सपोज मैं सेट ए लिख रहा हूँ 1 2 3, एक रिलेशन R1 लिख रहा हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2, और एक रिलेशन लिख रहा हूँ 1 1 2 2, और एक रिलेशन लिख रहा हूँ 1 1 2 2 3 3। तीनों रिलेशन को देखो बेटे, रिलेशन 1 में सेट ए का एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो रहा है, जरूर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें से कुछ एलिमेंट अपने अलावा दूसरों के साथ रिलेट हो रहे हैं, है कि नहीं? रिलेशन 2 में
सेट ए का एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेट नहीं हो रहे हैं बेटा, वन अपने साथ रिलेट हो रहा है, टू अपने साथ रिलेट हो रहा है, लेकिन थ्री अपने साथ रिलेट नहीं हो रहा है। फॉर दिस रीजंस these two are not identity, लेकिन R3 आइडेंटिटी है। कारण क्या है ना, R3 में सेट ए के एवरी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रिलेट हो रहे हैं, बस एवरी एलिमेंट, वन अपने साथ रिलेट हो रहा है, टू अपने साथ रिलेट हो रहा है, थ्री भी अपने साथ रिलेट हो रहा है, एंड सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रिलेट हो रहे हैं, किसी और के साथ रिलेट नहीं हो रहे। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। And identity relation is also a reflexive relation, and in fact identity relation is the smallest reflexive relation, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर हैं वो ऑर्डर पेयर्स होने पर ही रिफ्लेक्सिव होगा। उनके साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो चलेगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन मिनिमम आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो ऑर्डर पेयर्स मिनिमम होने चाहिए रिलेशन के अंदर उसको रिफ्लेक्सिव बोलने के लिए। क्लियर और नॉट? 1 1 2 2 3 3 होना Sir, चाहिए। बोलो। sir, then R1 is reflexive but not identity. Of course, R1 is reflexive but not identity, because reflexive में बस कंडीशन इतना है कि सारे एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो जाना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में कहीं पर भी ये कंडीशन नहीं लिखा गया है कि सारे एलिमेंट सिर्फ अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा आइडेंटिटी में कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव में ऐसा कंडीशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव में कंडीशन बस इतना ही है, सब एलिमेंट अपने साथ रिलेट हो जाना चाहिए। अपने साथ साथ किसी और के साथ रिलेट हो गए चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन सब अपने साथ रिलेट होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है। आइडेंटिटी में बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, सब अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए एंड सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रिलेट होने चाहिए। यू गेट इट? ये आइडेंटिटी का कंडीशन। Yes, sir. तो लेट्स मूव ऑन। हाँ तो बेटा R1 आपका रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन R2 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि R2 में एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेट नहीं हो रहा है ना भाई। कंडीशन तो मानना पड़ेगा ना, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन तो है ना बेटा, एवरी रिलेट होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा है। अच्छा सबको प्रॉब्लम। अच्छा अगर मैं आपको एक ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं चेक करने के लिए दूं, और उसके अंदर बेटे 12 ऑर्डर पेयर रख लूं, 12 ऑर्डर पेयर, समझना बेटा, अभी तो 5-6 ऑर्डर पेयर का चेक कर रहे थे, मैं 12 ऑर्डर पेयर को लेकर रिलेशन आपको दे दूं, क्या आप, मैं जो ट्रिक आपको बताया उस ट्रिक से आप पता कर सकते हो कि ये नहीं हो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सॉरी ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रिक से Yes, sir. क्या करना होगा, एक ऑर्डर पेयर Second उठाना है। element को similarly first element देखना। हाँ, एक ऑर्डर पेयर उठाना है, उसका सेकंड मेंबर देखना है क्या है, और उसका जो सेकंड मेंबर जो है उसी को फर्स्ट मेंबर लेके उसके अलावा बाकी जितने सारे ऑर्डर पेयर ढूंढना है, फिर आपको चेक करते जाना है, ठीक है। अब आते हैं भाई फंक्शन। भाई फंक्शन क्या होता था, डिस्कशन किए थे बेटे, फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है, और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन और मैपिंग। बेटे फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, बेटा देखो एवरी, इसको मैं गोला बना रहा हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यही दो कंडीशन, गोला के अंदर जो दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन एक रिलेशन सेटिस्फाई करे तब हम उसको फंक्शन बोलते हैं। चलो मैं एग्जांपल देखता हूँ। सेट ए, सेट बी, ए के अंदर में लिमिट रखा है ए बी सी डी, इसके अंदर का पी क्यू आर एस, ये एक रिलेशन है, मैं इसका नाम एफ देता हूं। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अभी रिलेशन तो है, लेकिन क्या ये कोई ऑर्डिनरी रिलेशन है क्या ये, या फिर ये फंक्शन, मतलब इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे? फंक्शन बोलने के लिए जो दो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा तभी फंक्शन बोलेंगे। तो देखते हैं दोनों कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन क्या है बेटे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है। चेक कर लो, ए के अंदर के एवरी एलिमेंट का इमेज है बेटा, देखो ए का इमेज है, बी का भी इमेज है, सी का भी इमेज है, डी का भी इमेज है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो बेटा, सभी ए का सभी एलिमेंट से तीर निकलने चाहिए, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, पूरा का पूरा सेट ए रिलेशन का डोमेन होना चाहिए। बेटे अगर इस रिलेशन को अगर हम ऑर्डर पेयर इसके लिखें तो क्या क्या इसके ऑर्डर पेयर बनते हैं, एपी
बी क्यू, सॉरी बीपी, बीपी सी सी क्यू क्यू डी क्यू। डी क्यू। डोमेन रिलेशन का होता क्या है? सारे ऑर्डर पेयर के पहला मेंबर को लेके बना हुआ सेट, मतलब जिनमें से तीर निकला है ना बेटे, जो लोग तीर मारे हैं उनको लेके बना हुआ सेट। और यहाँ पर तो सेट है कि सभी एलिमेंट तीर मारे हैं, तो पूरा का पूरा सेट है ही यहाँ पर डोमेन हो जा रहा है। तो बेटे पहला कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इमेज है, या फिर आप बोल सकते हो पूरा का पूरा सेट है यहाँ पर डोमेन है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होने चाहिए। चीटिंग, सेट ए के एलिमेंट्स वफादार होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए अपने पार्टनर के प्रति। मेरे बात समझ रहे हो? सेट ए का एलिमेंट ए वो बहुत वफादार है, वो सिर्फ और सिर्फ पी के साथ उसका रिलेशन है। बी भी बहुत वफादार है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका पी के साथ रिलेशन है। बी का पी के अलावा और किसी का साथ रिलेशन है क्या? क्या बी से और कोई तीर निकले हैं? सी, नो। उसका सिर्फ क्यू के साथ रिलेशन है। डी, उसका सिर्फ क्यू के साथ रिलेशन है। तो ए के सभी एलिमेंट एंगेज होने चाहिए एंड ए के सभी एलिमेंट वफादार होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उसको फंक्शन बोल देंगे ना, यस एफ इज ए फंक्शन। अब देखो इसमें ना बी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, बी के कुछ एलिमेंट खाली बैठ सकते हैं, बी के कुछ एलिमेंट डिसलॉयल भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो पी का एक नहीं बल्कि दो दो प्री इमेज हैं, एक प्री इमेज ए है, दूसरा प्री इमेज बी है, वो चलेगा। बी के एलिमेंट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, सारे पाबंदी ए के ऊपर है। दो ही तो पाबंदी है, एक पाबंदी कोई आलसी नहीं बैठना चाहिए, दूसरा पाबंदी ए के सभी एलिमेंट वफादार होने चाहिए, सबसे एक एक तीर निकलना चाहिए, या फिर सबका बस एक ही एक ही एक ही एक ही इमेज होना चाहिए। ऑर्डर पेयर के टर्म में बोल सकते हो बेटे कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर देखो बेटे कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेम है क्या? दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर सेम है क्या? यहाँ पर कोई भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ये जो सेकंड कंडीशन। तो यस इट इज ए फंक्शन। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड ए फंक्शन? एक ऑर्डिनरी रिलेशन एंड एक फंक्शन के बीच में असलियत में क्या डिफरेंस है? दो ही बस डिफरेंस है, और वो दो डिफरेंस को देख लेते हैं। पहला डिफरेंस, लेट आर बी एन ऑर्डिनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द डोमेन ऑफ आर, मतलब रिलेशन का जो डोमेन है, इट कुड बी इक्वल टू और प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। मतलब जो सपोज आर एक रिलेशन सेट ए से बी तक डिफाइन हुआ है, तो ये रिलेशन का जो डोमेन होगा वो फर्स्ट सेट ए के साथ इक्वल हो सकता है, या फिर उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, चलेगा। ऑर्डिनरी रिलेशन में ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इधर भाई ए से तीर निकाला, बी से तीर निकाला, सी से तीर निकाला, डी से तीर नहीं निकाला, डी तीर मारना भूल गया है ना, मेरे पास समझ रहे हो, ये ए है ये बी है। और ये एक रिलेशन में ले रहा हूं आर, फ्रॉम R1 फ्रॉम ए टू बी। अब देखो यहाँ पर बेटे फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन, तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, दोनों रिलेशन है, दोनों ए से बी तक रिलेशन है। और ये रिलेशन में बेटे सेट ए का ये रिलेशन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ए के साथ इक्वल हो रहा है। बेटे देखो इसका डोमेन क्या होगा, ए बी सी डी, जो कि पूरा का पूरा सेट ए के साथ इक्वल हो रहा है। इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा बेटे? ए बी सी ए है बी ना, सी। जो कि सेट ए के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर सबसेट हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका प्रॉपर सबसेट हो रहा है। मेरा बात समझ तो रहे हो? सबसेट। हाँ। तो रिलेशन, ऑर्डिनरी रिलेशन में जो बेटे आपका जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट ए का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ आर इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ए इटसेल्फ। लेकिन अगर आर एक फंक्शन होगा तो डोमेन पूरा का पूरा सेट ए के साथ इक्वल होना मांगता है। बेटे ये फंक्शन है और इसका डोमेन देखो पूरा का पूरा सेट ए के साथ इक्वल है। ए बी सी डी।
लेकिन इधर दिस इज नॉट ए फंक्शन। वजह क्या है? क्योंकि इसका जो डोमेन है वो सेट ए के साथ इक्वल नहीं आ रहा है। सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट आलसी बैठे हैं, वो गधे तीर नहीं छोड़े हैं। बराबर समझ रहे हो? इस वजह से दिस इज नॉट ए फंक्शन बट रिलेशन। दूसरा डिफरेंस क्या है? Now let R be an ordinary relation from set A to set B, then one element of set A can be related to more than one element of set B. ऑर्डिनरी रिलेशन के अंदर सेट ए के एलिमेंट डिसलॉयल भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चीटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मानो एक रिलेशन R1 में लिखा हूं ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर ये जो मैं रिलेशन बनाया हूं, दिस इज एन ऑर्डिनरी रिलेशन, दिस इज एन ऑर्डिनरी रिलेशन, एंड इन दिस ऑर्डिनरी रिलेशन बेटे क्या हो रहा है? बेटे देखो, ए का एक एलिमेंट डिसलॉयल है, मतलब उसका एक नहीं बल्कि दो दो पार्टनर है, वो पी के साथ रिलेटेड है, क्यू के साथ रिलेटेड है। तो ऑर्डिनरी रिलेशन में ये अलाउड है, लेकिन फंक्शन में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है ना? सेट ए के सभी एलिमेंट का वन एंड Yes, sir. ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो ये वाला डिफरेंस समझ में आ गया? ऑन दी अदर हैंड आर इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अरे गॉट इट? Yes, sir. वेरी Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आते हैं फंक्शन का टर्मिनोलॉजी। बड़े फंक्शन में हम प्री इमेज एंड इमेज को और दो नाम से पुकारेंगे। प्री इमेज को मैं इनपुट बोलूंगा, एंड इमेज को मैं आउटपुट बोलूंगा। सॉरी, क्या लिख दिया भाई, दिमाग काम नहीं करा। इमेज इमेज बोल, समझ में आ रहा है ना मेरा बात? है तो फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, उसमें कुछ इनपुट जाता है और बाहर वो प्रोसेस होकर कुछ आउटपुट निकल के आता है ना। जैसे भाई गन्ना, अरे बेटे जो क्या होता है वो आंखों Sugar cane. शुगर केन है ना बेटे, जहाँ मतलब गन्ने 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 रस जहाँ पर मिलते हैं, है ना, गए गए हो गए। एक तरफ Yes, गन्ने sir. घुसाए, दूसरे तरफ गन्ने का रस निकला। उसी तरह फंक्शन एक मशीन है, एक तरफ इनपुट दिए, दूसरी तरफ आउटपुट निकला, है ना। तो प्री इमेज को इनपुट बोलते हैं एंड इमेज को आउटपुट बोलते हैं फंक्शन में। तो यहाँ पर अगर ए इनपुट है तो उसका आउटपुट पी है, बी इनपुट है तो उसका आउटपुट पी है, सी इनपुट है तो उसका आउटपुट क्यू है, डी अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट एफ है, सॉरी क्यू है। तो उसको कैसे लिखते हैं? फंक्शन का नाम एफ है, मैं ब्रैकेट के अंदर बेटा अगर उसको इनपुट में ए दूं तो इसका आउटपुट आता है पी। तो मैं बोलूंगा द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एट ए इज इक्वल टू पी। फंक्शन एफ का वैल्यू एट ए पर पी है। उसी तरह बेटे अगर मैं इनपुट बी देता हूं तो इसका आउटपुट क्यू सॉरी पी आता है, वही पी। P. तो मतलब इसको इनपुट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट बी इज इक्वल टू पी। सी दिया तो क्यू निकला, डी दिया तो क्यू निकला। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी एंड डी बोथ इज इक्वल टू क्यू। क्लियर और नॉट? सो ऐसे हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और फंक्शन को और क्या बोलते हैं बेटा? मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फंक्शन को? मैपिंग बोलते Mapping. हैं। तो ये था फंडामेंटल बातें, फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन का बारे में डिस्कशन। आफ्टर दिस हम बेटे वन वन फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेटे फंक्शन डिफरेंट तरीके के होते हैं। पहला तरीका का फंक्शन होता है बेटा वन वन फंक्शन। अभी वन वन फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। बेटे ये ए है और ये बी है, और मानो ये फंक्शन एफ है, उसके अंदर ए के अंदर एलिमेंट ए बी सी डी, इसके अंदर पी क्यू आर एस। भाई इस फंक्शन का खासियत क्या है? देखो फंक्शन बोला तो भाई पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन है। तो फंक्शन बोल के अगर मैं डोमेन बोल दूं तो वहां पे के दिमाग में पूरा का पूरा फर्स्ट सेट आ जाना चाहिए।
फंक्शन बोल के डोमेन बोल दिया, तो भाई सर फर्स्ट सेट का बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर और नॉट? यस सर। इधर बेटे देखो, डोमेन, डोमेन के अंदर जरा झांक के देखो, कोई भी दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट है क्या? दो अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है क्या? ए का आउटपुट अलग, बी का आउटपुट अलग, क्यू सी का आउटपुट अलग, डी का आउटपुट अलग। ए बी सी डी में से किसी कोई दो अलग अलग इनपुट का आउटपुट सेम नहीं आ रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। हैं? समझ रहे हो वन वन फंक्शन? क्लियर? तो बेटा हम ऐसा बोलेंगे कि इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन if and only if no two distinct elements in set A के कोई भी दो distinct element must not share the same image, उनका सेम इमेज नहीं होना चाहिए। सेट ए का कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। ए का इमेज अलग, बी का इमेज अलग, सी का इमेज अलग, डी का इमेज अलग। इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। आम भाषा में आप ऐसा बोल सकते हो कि वन वन फंक्शन उसी को बोलेंगे जहां पर बी के अंदर के एलिमेंट भी वफादार है। आप समझ रहे हो ना? बी के यस अंदर सर। के एलिमेंट भी वफादार है। हालांकि फंक्शन होने के लिए बी के अंदर के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वफादार नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो वन वन फंक्शन है इसमें बेटा बी के अंदर के एलिमेंट वफादार है। आप देख लो, बी के अंदर के एलिमेंट वफादार है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसी को बोलते हैं वन वन फंक्शन। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका एनसीईआरटी का है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी में एलिमेंट 4 5 6 7 है। एक फंक्शन दे रखा है बेटे ए से बी तक, उसके अंदर ऑर्डर पेयर भी दे रखे हैं बेटे, क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन ही तो होता है ना। तो जैसे रिलेशन को हम ऑर्डर पेयर मतलब रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर पेयर कमा ऑर्डर पेयर कमा ऑर्डर पेयर ऐसे लिखते हैं, फंक्शन को भी तो लिख सकते हैं ना बेटे। पहला होगा इनपुट, दूसरा होगा आउटपुट। 1 इनपुट आउटपुट 4, 2 इनपुट आउटपुट 5, 3 इनपुट आउटपुट 6। तो बेटे ये जो फंक्शन है दिखाओ कि सो दैट इट इज वन वन। यस सर, इट इज वन वन। वन वन क्योंकि बेटे देखो इसके अंदर बेटे प्री इमेज 1 का इमेज क्या है बेटे? 4 है। 4। प्री इमेज 2 का इमेज क्या है बेटे? 5 5। है। प्री इमेज 3 का इमेज क्या है बेटे? 6 है। कोई भी दो अलग अलग प्री इमेज का सेम इमेज नहीं आ रहा है ना। 1 2 3 तीनों का इमेज अलग 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 अलग। तो देयरफॉर, तो क्या लिखोगे बेटा? आप वर्ड में लिख लोगे, आप खुद से लिख लोगे, क्या लिखोगे बेटा? सिंस, पूरा वर्ड में लिखोगे, सिंस नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज, देयरफॉर ऐसे पहले लिखोगे, फिर लिखोगे सिंस नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज, देयरफॉर इट इज वन वन। अब देखो इधर वन वन ऐसे दिखा दिया क्योंकि इसने इसमें यहाँ पर आपको ऑर्डर पेयर दे रखा था, तो ऑर्डर पेयर देख के आपको पता चल गया। लेकिन अभी ऑर्डर पेयर नहीं देगा, अब बोलेगा कि सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, आर टू आर। बेटे फंक्शन बोल दिया ना, फंक्शन बोल दिया तो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट क्या है बेटे? डोमेन है। एंड सेकंड सेट क्या है भाई? को डोमेन है। सेकंड सेट क्या है? को डोमेन है ना, डोमेन। को डोमेन। तो बेटे प्रूव दैट इट इज ए वन वन फंक्शन। समझ रहे हो मेरा बात? तो इसको कैसे दिखाएं बेटे? इसको लॉजिकली दिखाएंगे बेटे। मानो लेट एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर। बेटा आर क्या? रियल नंबर सेट विच इज द डोमेन हियर। मानो, मान लो कि डोमेन के अंदर, ये जो डोमेन है एंड ये जो को डोमेन है, मान लो डोमेन के अंदर दो एलिमेंट एक्स वाई है एंड मान लो कि दोनों का इमेज भी सेम है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा भाई? एक्स प्लस 3। एफ ऑफ वाई क्या होगा बेटे? वाई प्लस 3 हो जाएगा, है कि नहीं? एफ ऑफ यस सर। एक्स के जगह पर, एक्स का जगह अगर मैं हाथी रखूँ, एफ ऑफ हाथी क्या होगा? हाथी प्लस 3, ठीक है ना? बस 3 3 कैंसल, एक्स इज इक्वल टू
तो बुद्धू इंसान, तू जो सोच रहा था कि डोमेन के अंदर दो अलग अलग एलिमेंट मेरे हैं एक्स वाई और उनका आउटपुट सेम है, भाई वो अलग अलग कहाँ है, वो तो सेम है ना। वो तो सेम है, तो अलग अलग नहीं। इसका मतलब ऐसे कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट डोमेन के अंदर आप तू नहीं दिखा सकता जिसका इमेज सेम आ रहा हो। अगर तू सोच रहा है कि कोई दो अलग अलग इमेज, अलग अलग मतलब एलिमेंट डोमेन के अंदर है जिनका इमेज सेम है, तो वही तू गलत सोच रहा है। वो दोनों अलग अलग एलिमेंट नहीं बल्कि सेम इमेज एलिमेंट है डोमेन के अंदर। मेरा बात समझ रहे हो? तो लॉजिकली क्या साबित हो गया भाई? आरिफ, वन वन, मेरा बात समझ गए हो क्लियरली? हैं? यस सर। सर इसे हम एक्सेल लॉजिकली के अलावा और किसी में नहीं कर सकते? ना, प्रूव करने के लिए लॉजिकली, ठीक है। अच्छा, डिस्प्रूव करने के लिए तरीके अलग अलग है। मैं डिस्प्रूव करने वाला एक करवाऊंगा, चेक करो भाई। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर कट चीजें क्लियर हो रहा है? यस हैं? सर। ओके। आगे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और ये फंक्शन डिफाइंड हुआ है फ्रॉम आर टू आर, सो दैट इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन। दिखाना है कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। और इसको मैं ना दो मेथड में करूंगा। एक काउंटर एग्जाम्पल, एक सेकेंड गाइस है, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस है। 25, 26, 27, ओके, यस। हाँ, तो बेटा अब दिखाना है कि ये जो फंक्शन है मॉड एक्स विच इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन। अब देखो, नॉट वन वन फंक्शन दिखाने का दो तरीका है। काउंटर एग्जाम्पल दे दो, क्या हो सकता है लॉजिकली दिखा दो। चलो, पहले मैं ना काउंटर एग्जाम्पल दे करवाता हूँ। और पहले क्यों काउंटर एग्जाम्पल दूंगा? क्योंकि बेटे जहाँ काउंटर एग्जाम्पल देना आसान है, तो अननेसेसरी लॉजिक में क्यों क्यों घुसे भाई? काउंटर एग्जाम्पल जहाँ देना आसान है, अननेसेसरी लॉजिक क्यों दे? फिर भी मैं इसको लॉजिक में क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप काउंटर एग्जाम्पल देना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, तो आप लॉजिकली करोगे। अच्छा, तो पहले देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एंड इसका डोमेन क्या है बेटे? आर है ना बेटे, आर से आर तक। अबे आर से आर, सर +2 - 2। यस, +2 -2 +1 -1 3 -3 वट। बेटे ये जो डोमेन इसका है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब डोमेन के अंदर में दो एलिमेंट में ढूंढता हूं, एक है -1 एंड एक है 1, और देखता हूं -1 का इमेज क्या आता है इस फंक्शन में एंड 1 का इमेज क्या आता है। बेटे मैं इसको ऐसे लिखता हूं, -1, -1 बिलोंग टू आर। और बेटे देखो, आर का ब्रैकेट में मैं डोमेन लिखूंगा, कारण कौन बताएगा? क्योंकि कोडोमेन भी तो आ रहे हैं ना बेटे, तो गलती से कोडोमेन भी समझा जा सकता है। डोमेन के अंदर में दो एलिमेंट -1 झांका, और एफ ऑफ -1 देखा, क्या होगा बेटे? -1 का मॉड, मॉड ऑफ -1 1 सॉरी एफ ऑफ 1 का मॉड क्या आता है? एफ ऑफ 1 क्या होगा बेटे? 1 का मॉड। 1। तो दो अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट प्री इमेज का सेम इमेज आ रहा है, दो अलग अलग इनपुट का सेम इमेज आ रहा है। इट इज देयरफॉर नॉट वन वन फंक्शन। तो ये क्या है? ये मेनी वन फंक्शन है, जिसका अभी डिस्कस करेंगे। जो फंक्शन वन वन नहीं होता है उसको मेनी वन बोलते हैं। मेरा बात समझ रहे हो ना क्लियरली? फंडा क्लियर हो रहा है मेरा बात? यस सर। -1 एंड 1 दोनों का यस सर। सेम इमेज आ रहा है। तो ये बेटे आपका वन वन नहीं है ना? बस यहाँ पर बेटे देखो, कोड डोमेन में जो एलिमेंट है वो फेथफुल नहीं है ना, मतलब बोला था ना वन वन में कोड डोमेन के एलिमेंट भी फिर, डिस्प्लॉयर। हाँ वन वन में कोड डोमेन के एलिमेंट भी सीधे हो जाते हैं, अच्छे बच्चे हो जाते हैं। मेरे बात समझ रही हो? बस फंक्शन में देखो, फंक्शन में तो डोमेन के बच्चे तो अच्छे बच्चे होते हैं, हमेशा अच्छे बच्चे होते हैं। लेकिन कोड डोमेन के बच्चे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो वन वन में ना कोड डोमेन के बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं, काम खत्म, क्लियर और नॉट? अच्छा, अब इसको लॉजिकली कैसे दिखा है? लॉजिकली, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेटिवली। बेटा लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर विच इज द डोमेन। मानो डोमेन में दो एलिमेंट हम उठाते हैं एक्स वाई, ठीक है ना? डोमेन, डोमेन में दो एलिमेंट उठाते हैं एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटे? एंड लेट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मानो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल है, एफ ऑफ एक्स क्या होगा मॉड एक्स, एफ ऑफ वाई क्या होगा मॉड वाई, बिकॉज एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है और एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा मॉड वाई हो जाएगा। तो भाई अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई तो आपको पता है ना भाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस प्लस वाई हो माइनस जाएगा। वाई। यस सर। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई भी हो सकता है, जो कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। x और x इज इक्वल टू माइनस वाई भी हो सकता है। भाई x इज इक्वल टू खाली y अगर होता ना तो 1 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस वाई भी हो सकता है, तो इसीलिए नॉट 1 1। तो बेटे अगर ओनली x इज इक्वल टू वाई आ गया तो 1 1 हो जाएगा, लेकिन अगर x इज इक्वल टू वाई के अलावा कुछ और भी आ गया तो क्या है भाई नॉट 1 1। अच्छा, इसको थोड़ा और एक बार बोल दूंगा। देख लो जरा समझो, यहां पर डोमेन के अंदर दो एलिमेंट हम उठाए एक्स वाई, और सपोज अज्यूम कर रहे हैं दोनों का आउटपुट बराबर है मानो, तो अगर दोनों का आउटपुट बराबर है तो बड़े दो केसेस आते हैं, हो सकता है कि दोनों इनपुट एक दूसरे के साथ इक्वल हो, जो कि 1 1 होगा चलेगा, मतलब अरे समझ रहे हो ना बेटे अभी जो करके आ रहे हैं, ये सर। और x इज इक्वल टू माइनस वाई मतलब दोनों इनपुट एक दूसरे का नेगेटिव भी हो सकते हैं, तब भी दोनों का आउटपुट सेम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर -1 और 1 दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है एंड दोनों का आउटपुट इक्वल है ना भाई, मतलब अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई है तब भी दोनों का आउटपुट सेम आ जाता है, तो कहाँ 1 1 हुआ, मेरा बात समझ रहे हो, दो अलग अलग ये नोट सर। का सेम आउटपुट। फंडा क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखो बेटे ये इंपॉर्टेंट नोट देखो, let A and B be two finite sets such that number of elements of set A is equal to m and number of elements of set B is equal to n। मानो ए बी दो सेट है और B में n एलिमेंट है, A में m नंबर ऑफ एलिमेंट है। अच्छा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सेट A लिया, सेट B लिया, उसके अंदर रखता हूँ A B C D, इसके अंदर रखता हूँ P Q R। बेटे यहाँ पर एक चीज गौर करो बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, राइट राइट। यस सर। बेटे आप जरा खुद से सोचो, क्या यहाँ पर सेट ए से सेट बी तक आप कोई भी 1 1 फंक्शन बना सकते हो? नो सर। बना सकते हो क्या, जरा सोचो, फंक्शन वन बनाना एलिमेंट ऑफ ए विल रिमेन एज इट इज। एज इट इज, क्योंकि देखो बेटा फंक्शन बनाने के लिए तो सभी एलिमेंट को सेट ए का सभी एलिमेंट को एंगेज करना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो सबको एंगेज तो करना ही पड़ेगा। फिर 1 1 को करने के लिए 1 1 करने के लिए बेटे दो अलग अलग सेट ए का दो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज आना चाहिए। तो सपोज मैं ए को पी के साथ रिलेट करवा रहा हूँ, मतलब ए प्री इमेज उसका इमेज पी है, अभी बी को मैं पी के साथ नहीं करूंगा, करूंगा तो मेनी वन हो जाएगा ना, 1 1 होने के लिए बी को किसी और के साथ कर रहा हूं, मानो क्यू के साथ कर रहा हूं, सी को पी क्यू किसी के साथ भी नहीं करूंगा तो मेनी वन हो जाएगा, तो सी को आर के साथ कर रहा हूं। अब डी को किसके साथ करूं भाई, लेकिन डी को मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा भाई, फंक्शन होने के लिए एबीसीडी सब एंगेज होने चाहिए, डी को तो करना ही पड़ेगा, किसके साथ करूं, पी क्यू आर किसी एक के साथ तो करना ही पड़ेगा ना मजबूरन, है करना तो पड़ेगा ना मजबूरन। तो 1 1 होगा क्या, 1 1 बन पाएगा क्या, मेरे बात समझ रहे हो? नो सर। हाँ, बात बिल्कुल यही वही लिखा है, ए बी सी डी, बात बिल्कुल हर तरीके क्या लिख दिया, ए बी सी डी, बात बिल्कुल यही बोला है कि बेटे अगर b का नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि n है, इफ इट इज लेस दैन a का नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि m, समझ रहे हो ना, मतलब को डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट से कम हो गया, अगर को डोमेन में डोमेन से कम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शन इज इक्वल टू 0, कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं बना सकते, मेरा बात समझ रहे हो हैं?
अच्छा, यस सर। दूसरा का बेटे, दूसरा का डेरिवेशन में अब नहीं करूंगा। फर्स्ट डे इवनिंग क्लास है, उसमें डेरिवेशन करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा तो डेरिवेशन में हम फंसेंगे नहीं। डायरेक्ट अभी दिखाऊंगा आपको, इवनिंग में हम डेरिवेशन कर दूंगा। लेकिन अगर बेटे कोडोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि n है, अगर वो डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ इक्वल होता है या फिर उससे बड़ा हो जाता है, तो वन वन फंक्शन आप बना सकते हैं। तो सवाल एग्जाम में आ सकता है, हाउ मेनी पॉसिबल वन वन फंक्शंस कैन यू मेक फ्रॉम ए टू बी। द आंसर इज p ब्रैकेट के अंदर n है बेटे, p फॉर व्हाट, परमुटेशन, p फॉर व्हाट, परमुटेशन। बेटे p ब्रैकेट के अंदर n का n जो लिखा है ना बेटे, ये क्या, n p m। अरे समझ रहे हो हैं, यस यस सर। सर। n फैक्टोरियल भाई, n माइनस m फैक्टोरियल। n क्या है भाई, n क्या है, n क्या है, कोडोमेन का नंबर ऑफ डोमेन एलिमेंट। a में क्या सर। है भाई, डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट। मेरा बात समझ रहे हो। तो अगर बेटे, और बेटे देखो आपको याद है ना बेटे, npm में n बड़ा होना चाहिए, m से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए बेटे। अगर m अगर n से बड़ा हो गया तो परमुटेशन निकाल पाते हैं क्या भाई। npm का मतलब क्या है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से m ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज करना। अगर बेटे n m से छोटा हो जाएगा, है ना, तो मतलब दो एलिमेंट है, दो दो मेंबर बैठे हैं, हमें उनमें से चारों को लेके अरेंज करना है। कैसे करोगे, दो में से चार को लेकर कहाँ से अरेंज करोगे, और यस दो को सर। पैदा करोगे क्या। तो ये एन हमेशा एम से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद रख लो बेटे, एन पी एम। एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, एम इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एम इज नंबर। अरे समझ के आगे चले। अच्छा, ये लास्ट देखेंगे बेटे, ग्राफ ऑफ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। और बेटे मैं उसमें एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ा हूँ, आज लास्ट क्लास में नहीं बोला था, याद बताऊंगा, एक्स्ट्रा चीज जोड़ा हूँ। ये डिस्कस कर दिए थे, फिर भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ग्राफ क्या होता है ना, इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन थ्रू द ग्राफ ऑफ ए वन वन फंक्शन, इट डज नॉट कट द ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट। हॉरिजॉन्टल, सॉरी, वन वन फंक्शन का जो ग्राफ है, कहीं पर भी अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगा। एग्जाम्पल देख लो, मानो ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और सपोज एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है बेटा, ये आगे ऐसे चलता जाएगा, ऐसे पीछे नीचे ऐसा चलता जाएगा, या फिर यहीं से यहीं तक भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं पर भी आगे अगर एक पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट पर कट करा है। चेक कर लो, चेक कर लो, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को ये इसके अलावा और कोई पॉइंट पर कट करेगा, करेगा नो क्या, सर। नहीं नो सर। करेगा। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा। लेकिन मेनी वन में क्या होता है बेटे, बेटे देखो, जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मेनी वन है, ठीक है ना। फंक्शन आइदर वन वन होता है और मेनी वन होता है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा एक फंक्शन आ गया जो कि वन वन भी नहीं है मेनी वन भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वन वन है तो है, नहीं तो मेनी वन है, मेनी वन है तो है, नहीं तो वन वन है, दोनों में से कोई एक है ना, बस। तो अगर एक फंक्शन मेनी वन है तो उसमें क्या होता है बेटे ना, ग्राफ के थ्रू पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो बेटे वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करो। बेटे ये मानो एफ ऑफ एक्स है, यानी ये है वन वन का ग्राफ, बताता हूँ वन वन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब देखो बेटे, आप चेक कर लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो, ग्राफ को एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है ना भाई। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मेनी वन। का है प्रॉब्लम, क्या हुआ, तो क्या हुआ, हमारा क्या ग्राफ को दो पॉइंट पर कट कर दिया, तो मेनी वन में क्यों बोल दिया, क्योंकि देखो, मानो इधर एक नंबर है x1, इधर एक नंबर है x2, और सपोज इधर नंबर है y। अब देखो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इस फंक्शन को अगर आप इनपुट x1 देते हो तो उसके लिए वो कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या दिया, y दिया। बेटा देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, x1 y,
इनपुट x1 आउटपुट y, इसको इनपुट में x2 दिए, आउटपुट क्या आ गया, वही y, Y। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, दो अलग अलग इनपुट बट सेम आउटपुट, यू गेट इट, देयरफॉर इट इज मेनी वन। यस सर। और इधर वैसा नहीं हो रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है बहुत मजेदार पॉइंट है, और ये आगे चल के हम बहुत काम देगा कैलकुलस में। बेटे देखो, पॉइंट है द ग्राफ ऑफ ए वन वन फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली राइजिंग और स्ट्रिक्टली फॉलिंग। बेटे देखो, ये पूरा लिखा, ये पूरा मैंने कल रात को सब खुद से लिखा हूँ ना, ये पूरा मेरा लिखावट है, ये सब मेरा लिखावट है। मतलब ये सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन में मतलब कट करके लाया था, और ये सब मैं टाइप किया हूँ वर्ड में, मेरे पास वर्ड फाइल भी है, ये सब मैं टाइप किया हूँ, पूरा टाइप करके उसको कट करके इधर पेस्ट किया। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सर वो मेन्यू वन का जो ग्राफ है, हम्म हम्म वहाँ पर जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा एफ हम्म ऑफ एक्स का, वहाँ हाँ पर तो एक ही पॉइंट हाँ, होगा अगर बस बस, हॉरिजॉन्टल लाइन पास हाँ करे। हाँ, वहां पर एक ही, लेकिन हर जगह ऐसा होना चाहिए ना, हर जगह ऐसा होना चाहिए ना, यू गेट इट, हर जगह ऐसा होना चाहिए, है, हर जगह ऐसा होना चाहिए। बेटे कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ग्राफ को, बस एक पॉइंट पर कट करना चाहिए, तो वन वन बोलेंगे। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि अगर सर अगर, एक भी 2 पॉइंट हो जाएगा तो वो मेन्यू वन हो जाएगा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ये सेंस कर जाता है यस ना, सर। चेक यस। कर लो। इधर हम ग्राफ, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, टेंजेंट अगर बना दे तो, लेकिन फिर भी वन वन नहीं होगा, क्योंकि बेटे कम से कम अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गया तो उसको मेन्यू वन वही बोल देंगे, बस। अब दूसरा नोट देखो, बहुत अच्छा नोट है, द ग्राफ ऑफ ए वन वन फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली राइजिंग और स्ट्रिक्टली फॉलिंग। वन वन फंक्शन का ग्राफ आइदर स्ट्रिक्टली राइज करता है या फिर स्ट्रिक्टली फॉल करता है। कहीं पर राइज करते करते फॉल नहीं करेगा, या फिर कहीं पर फॉल करते करते राइज नहीं करेगा, या फिर कहीं पर राइज करते करते फ्लैट नहीं हो जाएगा, या कहीं पर फॉल करते करते फ्लैट नहीं हो जाएगा। स्ट्रिक्टली राइजिंग मतलब राइज करेगा तो करेगा तो करेगा तो करेगा तो कहीं पर कुछ और नहीं होगा, जिंदगी भर वो राइज करता ही रहेगा, कोई भी पॉइंट पर वो राइज से अलावा और कुछ नहीं करेगा, फ्लैट नहीं होगा, फॉल भी नहीं करेगा। फॉल हो रहा है तो फॉल करेगा करेगा करेगा, जिंदगी भर फंक्शन फॉल करता रहेगा, कहीं पर भी फ्लैट नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। तो उसका कारण भी देख लेते हैं। बेटे ये वन वन का ग्राफ है, देखो ये बेटे, ये देखो, ये बेटा हमेशा राइज कर रहा है, देखो 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 देखो, हमेशा ऐसे ही जाएगा, मेरे पास समझ रहे हो ना। अगर बेटे कहीं पर ही आगे चल के ऐसा हो गया तो हम तो बनाए नहीं ना, हमारा ग्राफ तो यहाँ से यहाँ तक बनाए, और चलो अस्यूम करते हैं ऐसा ही आगे ही जा रहा है, मेरे पास समझ रहे हो ना। मैं तो एक आपको ग्राफ, एग्जाम्पल ग्राफ बनाया हूँ ना, तो मान लो ये ऐसे ही जाएगा, क्लियर और नॉट। अब आप बोलोगे सर मैं एक ग्राफ बना दूं जो कि यहाँ जाके ऐसे हो गया, वो तो मेन्यू वन हो जाएगा ना, तो आपको बनना चाहिए था ना, वो तो 2 पॉइंट पर कट करेगा ना। तो मैं जो बनाया हूँ वो बेटे आप अस्यूम करो वो ऐसे ही जा रहा है, क्लियर और ना। कहीं पर अगर वो ऐसे हो गया ना बेटे तो वन वन नहीं रहेगा, तो ये राइज कर रहा है कर रहा है कर रहा है, कहीं पर फॉल नहीं करेगा, कहीं पर फ्लैट भी नहीं होगा, तो वन वन। ये बेटे एक देखो वन वन बनाता हूँ, ये भी वन वन फंक्शन का ग्राफ, ये फॉल कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, कहीं पर राइज या फिर फ्लैट नहीं होगा। अब देखो मेन्यू वन में क्या होता है, मेन्यू वन में देखो भाई, फॉल कर रहा था कर रहा था कर रहा था कर रहा था, फिर क्या क्या, राइज किया राइज किया राइज किया, देख रहे हो ना, अरे समझ रहे हो, क्लियर और नॉट। यस सर। यस फॉल सर। करते करते राइज किया। बेटे पहाड़ बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं, हाँ पहाड़ बनाते हैं, ये वाला ग्राफ, बेटे राइज किया 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 किया, फॉल कर गया, मेरे बात समझ रहे हो। तो ये भी आपका वन यस वन सर। नहीं है, आप चेक कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देखो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ये भी आपका मेन्यू वन है, वन वन नहीं है, स्ट्रिक्टली राइज नहीं कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली फॉल नहीं कर रहा है। ये देखो, ये ग्राफ देखो, अब यहाँ पर देखो राइज बेटे, एंड फ्लैट। हाँ यहाँ पर देखो बेटे,
खरगोश निकला 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 निकला, पूरा दो जोर जोर से दौड़ जोर से राइज किया, दौड़ा 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 दौड़ा, यहाँ पर भाई यही से सो गया फ्लैट। अरे समझ रहे हो ना, स्ट्रिक्टली राइज नहीं यस कर सर। रहा है, तो ये भी 1-1 नहीं। आप जरा चेक कर लो, अगर एक हॉराइजॉन्टल लाइन में इस ग्राफ के थ्रू खींचू ना, तो ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है जरा देख लो। हॉराइजॉन्टल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर या एक पॉइंट पर? इन्फिनिटली मेनी लाइन, यस, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट। यस। और आप दो नंबर ले जाओ, एक नंबर इधर x1 एक नंबर इधर x2 ले जाओ, वो भी ऐसे भी देख सकते हो बेटे। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 दोनों, सॉरी x1 x2 दोनों का आउटपुट भी सेम आएगा। अरे समझ रहे हो ना क्लियरली, अलग अलग इनपुट। देयरफॉर दिस इज मेनी वन, ये क्या है बेटे, मेनी वन। अरे समझ रहे हो ना, बस फंडा क्लियर, यस सर। बस। यस सर। अब बेटा ग्राफ को लेके कोई सवाल नहीं आएगा, डोंट वरी, इसके ये ग्राफ को लेके बस आपके एंट्रेंस में चाहिए होगा। अच्छा, मेनी वन किसको बोलते हैं, अगर फंक्शन 1-1 नहीं होता है तो हम उसको मेनी वन बोलते हैं। आइदर फंक्शन इज 1-1 और मेनी वन। ओके, कभी एक फंक्शन बोथ नहीं हो सकता, एंड कभी ऐसा नहीं होगा कि एक फंक्शन 1-1 भी नहीं है मेनी वन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आइदर 1-1 है, नहीं तो मेनी वन है, ठीक है। और मेनी वन में क्या होता है बेटे, कम से कम दो एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन का कम से कम दो एलिमेंट का सेम इमेज जरूर होता है ना, मतलब दो अलग अलग इमेज का, सॉरी दो अलग अलग ए का दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज, ठीक है ना, इसको मेनी वन बोलते हैं। 1-1 का उल्टा है मेनी वन। तो कल बाकी करेंगे, ऑन टू एंड सब्जेक्टिव कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, सबका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?